व्यूअर्स, जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं एडिटोरियल्स के थ्रू, और कुछ दिन से मैंने ग्रामर के वीडियो भी बनाए थे, तो आज से हम फिर से शुरू करेंगे जो है वोकैब सेशन। और उसके अलावा कल से इंशाल्लाह फिर हम एडिटोरियल से अंग्रेज़ी सीखेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो जो भी मैंने वीडियो बनाए ग्रामर के वो भी हम बनाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज आज जो है वोकैब सेशन है, तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इनमेट। इनमेट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पेशेंट्स, ठीक है, या फिर सफ़रर। पेशेंट्स यानी मरीज़ या सफ़रर परेशानी को फेस करे। और दूसरे सेंस में ये प्रिजनर के सेंस में भी आता है, या फिर जेल बर्ड। ये सारे इसके जो है सिनोनिम्स है। एक तो यानी पेशेंट्स यानी कोई जो बीमार है, ठीक है, और दूसरा सफ़रर। और ये इसकी एक डेफिनेशन है। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, जो दूसरे वर्ड सिनोनिम है, उसमें ये प्रिजनर के तौर भी इस्तेमाल होता है और जेल बर्ड के तौर भी इस्तेमाल होता है, यानी कैदी, ठीक है। जेल बर्ड यानी कैदी, और प्रिजनर का भी मतलब होता है कैदी, इनमेट। तो सेंटेंस की मदद से समझेंगे। अ फेलो इनमेट सेड दैट ही वाज इन वेरी गुड स्टेट। अभी ये देखिए किस सेंस में यूज़ हो रहा है, ये पेशेंट्स के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मरीज़ के सेंस में। यानी फेलो इनमेट, साथी जो इनमेट है यानी जो पेशेंट है, उसने कहा है ही वाज वेरी गुड, ही वाज इन वेरी गुड स्टेट, यानी वो एक अच्छी हालत में, अच्छी पोजीशन में है। यहाँ पे पोजीशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पोजीशन में है या गुड स्टेट में है। तो अगर इसको जो है प्रिजनर की सेंस में यूज़ करेंगे तो फेलो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको फेलो इनमेट एस्केप्ड फ्राम द प्रिजन, ऐसे भी कह सकते हैं। अ फेलो इनमेट एस्केप्ड फ्राम द प्रिजन, यानी वो जो कैद साथी कैदी था वो प्रिजन से एस्केप हो गया, फ़रार हो गया, भाग गया, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट की सेंस में सफ़रर, और प्रिजनर की सेंस में, और जेल बर्ड में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा वर्ड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा वर्ड होगा। अब देखिए दूसरा वर्ड है बिहाइंड बार्स। ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है इन प्रिजन, यानी जेल में, कैद में, ठीक है। और ये बिहाइंड बार्स, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। सेंटेंस की मदद से समझेंगे। नियरली 66,000 पीपल अ ईयर आर पुट बिहाइंड बार्स, यानी 6,000 के आसपास लोग जो हैं वो बिहाइंड बार्स हो रहे हैं, जेल में हो रहे हैं। ओवर मोटरिंग पेनल्टीज़, यानी मोटर की सज़ा के वजह से जो 6,000 पीपल है वो ईयर में बिहाइंड बार्स हो रहे हैं। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ बस बिहाइंड बार्स को यूज़ करना था, तो इस हवाले से सेंटेंस ये लिया है। आप कोई और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो बिहाइंड बार्स का मतलब होता है यानी इन प्रिजन, यानी कैद में। तो हमारा अगला वर्ड है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये एडवर्ब है, ठीक है। प्रिसाइजली। अब प्रिसाइजली जो है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी बिल्कुल, ऑन द शार्प, यानी ठीक जगह पे, प्रॉम्प्टली, जल्दी, डेड ऑन। ये भी काफ़ी अच्छा सिनोनिम है, डेड ऑन। डेड ऑन का भी मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्टली उसने यही कहा, यानी बिल्कुल उसने यही कहा। ही स्पोक्स डेड ऑन दिस थिंग, ठीक है, यानी उसने जो है एग्जैक्टली वही कहा। तो इसका ये जो प्रिसाइजली होता है, तो इसको जो है क्यों, इसका जो है एम्फेसाइज होता है ऑन ट्रुथ टू स्टेटमेंट, यानी जो भी स्टेटमेंट सच्ची अगर बताई जाती है तो उसको अगर प्रिसाइजली लिखेंगे, कहेंगे, तो इसका मतलब ये होता है जो स्टेटमेंट बताई जा रही है वो बिल्कुल सही है और इसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, ठीक है। ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि भाई स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो प्रिसाइजली उस सेंस में यूज़ होता है जिस तरह से लिटरली यूज़ होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कह रहा है भाई आई डोंट लाइक बैड थिंग्स, तो मुझे जो है बैड थिंग्स पसंद नहीं है, तो अगर वो कहेगा आई डोंट लाइक, लिटरली आई डोंट लाइक बैड थिंग्स, यानी लिटरली हकीकत में मुझे बैड थिंग्स पसंद नहीं है, एम्फेसाइज दे रहा है। तो ये प्रिसाइज भी क्या कर रहा है, ये भी जो है एम्फेसाइज दे रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली, तो सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे। यहाँ तक इसके सिनोनिम से ये सारे, डेड ऑन, प्रॉम्प्टली, एग्जैक्टली, ऑन द शार्प, ये सिनोनिम है। और ये इसको जो है ज़्यादा मैंने लिखा है एम्फेसाइज करता है ऑन ट्रुथ टू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी जाती है उसके बारे में
ट्रुथ के बारे में ज़ोर देता है, एम्फेसाइज करता है। सेंटेंस की मदद से समझें, आई एम टेलिंग यू प्रिसाइजली, यानी मैं आपको बता रहा हूँ प्रिसाइजली दैट दे विल विन द मैच, ताकि फिर वो मैच जीतेंगे। यानी अब ये जो है प्रिसाइजली दे रहा है, यानी एम्फेसाइज देकर बता रहा है सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि भाई वो मैच जीतेंगे ही जीतेंगे ये, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये प्रिसाइज बोल रहा है तो एक टीम और ज़्यादा अच्छी होगी और दूसरी टीम उससे कम होगी। जिस तरह से अंडरडॉग होता है और ओवरडॉग होता है, तो अंडरडॉग में क्या होता है, उसमें पता होता है कि ये टीम नहीं जीतेगी, ठीक है। और ओवरडॉग में क्या होता है, ओवरडॉग में जो है पता होता है कि ये टीम जीत जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अंडरडॉग और ओवरडॉग के बारे में पता है, मैच के बारे में, इस हवाले से ये कह रहा है भाई ये जो है जीतेगी जीतेगी, प्रिसाइजली देकर बोल रहा है, यानी इसके ऊपर जो है स्ट्रेस दे रहा है, ज़ोर दे रहा है, ठीक है। यानी एग्जैक्टली यही जीतेगी, इसके कहने का मतलब यही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पे नए आए हैं वो जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तो उनको जो है हेल्प मिल सके इस चैनल से, ठीक है। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा इसी चैनल पे हमने और भी वीडियोस अपलोड की है, जिस तरह से करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, ठीक है। तो वो भी जो है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। और वीडियो की ग्रामर की सीरीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो भी हमने बनाई है। अगर आपने वो ग्रामर की सीरीज़ जब देखेंगे तो आपको उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है आउट स्टैंडिंग, ठीक है। आउट स्टैंडिंग जो है ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, शानदार, मार्वलस, वंडरफुल, ठीक है। ये शानदार, ये इसके सारे सिनोनिम है। और स्टीलर भी कहते हैं, ठीक है, स्टीलर, स्टीलर, STELLAR, ठीक है। और वंडरफुल, फंटास्टिक, ये भी जो है इसका सिनोनिम है, फंटास्टिक, ठीक है। एक तो इसका मतलब ये है, यानी एक जो इसका मतलब है वो ये है एक्सीलेंट, मार्वलस, वंडरफुल, फंटास्टिक। लेकिन इसका जो दूसरा मतलब है, दूसरी जो मीनिंग है इसकी, वो जो है नॉट येट पेड, यानी अनडन, जो काम अभी तक पूरा ना हो, ठीक है। यानी नॉट येट पेड, यानी उसको पेड नहीं किए गए हैं पैसे, उसको भी कहते हैं आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से कोई बंदा है, मिसाल के तौर पर किसी से कर्ज़ ले रहा है और 100,000 रुपये और वो उसको 900 रुपये दे रहा है, तो 100 रुपया अभी भी जो है उसके आउटस्टैंडिंग है उस बंदे का जिन्होंने उसको कर्ज़ दिया है, ठीक है। तो दूसरा जो आउटस्टैंडिंग का मतलब है, यानी नॉट येट पेड या अनडन, जो कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आसान है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो सेंटेंस की मदद से समझें, ही इज़ आउटस्टैंडिंग पर्सन, यानी इसके कहने का मतलब है ये एक शानदार बंदा है, ठीक है। इस वंडरफुल है, मार्वलस है, एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, फंटास्टिक है, स्टीलर है, ठीक है। तो अब दूसरे सेंटेंस थे, अब दूसरे सेंटेंस की मदद से हम समझेंगे, दे डिडंट रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी अभी तक उन्होंने अपने जो पैसे बकाया जाते हैं वो अभी तक उसने जमा नहीं किए और उसको हल नहीं किया है, रिज़ॉल्व नहीं किया है, यानी दिए नहीं है, तो उसके ऊपर जो बकाया थे वो अभी भी चल रही है, ठीक है। यानी उसने कंप्लीट पैसे नहीं दिए, अभी तक उसको अनडन है। तो आउटस्टैंडिंग का एक मतलब ये होता है, यानी आपके पास जो बकाया जातो, और दूसरा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है फंटास्टिक, मार्वलस, वंडरफुल और एक्सीलेंट। और मैं आपको बताऊं ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, तो आप इसको ज़रूर नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलें, और जब तक आप लिखेंगे तो और भी आपको बेनिफिट होगा। तो जब एग्जाम्स होंगे तो आपको ये याद रहेंगे, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह एस्पायरेंट हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप भी इसको याद करें। तो हमारा जो अगला वर्ड है वो है जोविनाइल, ठीक है, जोविनाइल। अब ये एक एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है। पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो भी मैंने अपलोड की है, जिसमें हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल जो है पढ़ा है, ठीक है, और बहुत डिटेल में उसको पढ़ा है, और उसके ऊपर काफ़ी सेंटेंस भी मैंने बनाए हैं।
तो आपने अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है पार्ट ऑफ स्पीच की, अगर वो देखेंगे तो आपके जो है एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जोविनाल जो है ये एक एडजेक्टिव भी है और ये जो है नाउन भी है, ठीक है, दोनों ही। तो इसका मतलब होता है यंग पर्सन, यानी कोई जो है बंदा यंग हो, यूथ हो, चाइल्ड हो, माइनर हो। गर्ल के सेंस में भी ये यूज़ होता है, बॉय के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, दोनों के लिए होता है। तो यानी नौजवान, यानी यूथ हो, चाइल्ड हो, माइनर हो, जो एडल्ट ना हो उसको जो है कहते हैं जोविनाइल, ठीक है। माइनर का मतलब ये होता है। तो द सेंटेंस की मदद से समझें। द नंबर ऑफ जुवेनाइल्स इन जनरल पॉपुलेशन हैज़ फॉलन बाय 5th इन द लास्ट 5 ईयर। यानी जुवेनाइल्स का जो तादाद है पॉपुलेशन में, हैज़ फॉलन बाय 5th इन द पास्ट 5 ईयर्स, यानी 5 मरतबा गिरी है इन 5 सालों में। यानी ये जो फॉलन हुए हैं, यानी अभी जो है वो इतने नहीं है, यानी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो जुवेनाइल्स जो है अभी कम है, इस वजह से ये सेंटेंस कर रहा है। यानी कहने का मतलब है जो यूथ हो, चाइल्ड हो, माइनर हो, बॉय हो, गर्ल हो, जुवेनाइल हो, जो एडल्ट के कैटेगरी में ना आए, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जुवेनाइल पर्सन अगर लिखेंगे मिसाल के तौर पर जुवेनाइल पर्सन, तो इस ये जो है फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, जुवेनाइल पर्सन। यानी हमें नाउन बाद में फिर देंगे तो हमें ये जो है एडजेक्टिव बन जाएगा फिर, लेकिन यहाँ पे ये जो है नाउन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारों को जो है पहचानने के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जब जुवेनाइल आ जाए उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो ये फिर जुवेनाइल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से आ जाए तो फिर ये जो है नाउन है, ठीक है, ये नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं आउट स्टैंडिंग, फिर से आगे 8 मिनट। प्लेथोरा। अब प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? प्लेथोरा ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्लेंटी, ज़्यादा, एम्पल, लार्ज, अबंडेंस, यानी जो ज़्यादा की तादाद में हो, ठीक है, उसको कहते हैं प्लेथोरा। तो सेंटेंस ये सिंपल वर्ड है और काफ़ी अच्छा वर्ड भी है, ठीक है। तो अ प्लेथोरा ऑफ स्कूल्स एंड एनजीओज़, यानी स्कूल्स और एनजीओज़ की ज़्यादा तादाद प्लेथोरा है, ठीक है, यानी ज़्यादा है, प्लेंटी है। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये समझने के लिए बस मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो प्लेथोरा का मतलब क्या होता है? यानी जो ज़्यादा हो, लार्ज हो। तो आगे चलते हैं, हमारा जो अगला वर्ड है वो है एफ्लिक्ट। अब एफ्लिक्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? यानी ट्रबल होना, कोई परेशानी होना, बादर होना, प्लेग होना, स्ट्रेन होना, ठीक है, या फिर डिप्रेस होना, या फिर मेलनकोली में होना, ये सारे जो है एफ्लिक्ट के जो है सिनोनिम से। तो परेशानी, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम से एफ्लिक्ट। प्रॉब्लम से, या फिर प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम एफ्लिक्टेड हिम इन हिज वर्क ऑल ऑफ सडन, यानी एक मसला हो गया, एफ्लिक्टेड हिम, इसको यानी प्रॉब्लम ने इसको और भी परेशान कर दिया इसके काम में अचानक से। यानी कोई भी बंदा कोई काम कर रहा था तो उसको जो है परेशानी का सामना हो गया, उस वजह से जो है ऑल ऑफ सडन, यानी अचानक से, ठीक है, ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से उसको जो है प्रॉब्लम एफ्लिक्ट हो गई, यानी उसको जो है परेशानी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन दोस्तों तक पहुँच जाएगा जो इस चैनल की तलाश में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उन दोस्तों को भी काफ़ी बेनिफिट होगा एफ्लिक्ट। तो चलते हैं आगे, हमारा अगला वर्ड है क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड का मतलब तो आप जानते हैं, ठीक है, जो बादल होते हैं, बर्स्ट यानी जो टूटते हैं, क्लाउड बर्स्ट बादल का टूटना, ठीक है। तो अभी ये नाउन है, इसका सिनोनिम से डीलज होना, डाउनपोर होना,
या फिर हेवी रेनफॉल होना। अब क्लाउड यानी जब बादल टूटेंगे, ठीक है, या फिर फटेंगे, तो उससे क्या होगा, हेवी रेनफॉल होगा डेफिनेटली, यानी ज़्यादा बारिश होगी। तो ज़्यादा बारिश होगी तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, डीलच, डाउनपोर और हेवी रेनफॉल। तो क्लाउड बस्ट, फ्लैश फ्लड्स, जो अभी ताज़ा फ्लैश फ्लड्स हुए रिजल्टिंग फ्राम अ क्लाउड बस्ट, यानी वो जो है क्यों हुए हैं फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बस्ट के नतीजन में, ठीक है, यानी क्लाउड बस्ट हुए हैं, यानी ज़्यादा बारिश हुई है तो उस वजह से जो है फ्लैश आई है। फ्लैश फ्लड्स रिजल्टिंग, यानी फ्लैश फ्लड्स क्यों आई हैं, क्लाउड बस्ट की वजह से, यानी हेवी रेनफॉल की वजह से आई है, ठीक है। तो क्लाउड बस्ट का मतलब ये होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे आपको भी ये वर्ड्स, ठीक है। तो आप इनके ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी को बोलने में इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो है काफ़ी फ़ायदा हो, ठीक है। और जितनी वोकेबलरी आप डेवलप करेंगे तो आप उतना ही इंग्लिश को स्ट्रांग बोल सकेंगे, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ वोकेबलरी को भी याद करना भी ज़रूरी है, और उसको याद करने का तरीका ये होता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखेंगे भी तभी याद होगा, या फिर बोलेंगे, ठीक है, या फिर वीडियो को 1-2 मरतबा फिर से देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी रिमेम्बरेंस हो जाएगी। तो क्लाउड बस्ट का मतलब होता है डीलच, डाउनपोर, हेवी रेनफॉल, ये सारे, ठीक है। तो हमारा अगला जो वर्ड है वो है रिकरिंग। अब रिकरिंग ये किस तरह से वर्ड बना है, री प्लस अक्कर, ठीक है, री प्लस अक्कर, ये इस तरह से। अब देखिए, अब इसमें जो है यू को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, ओ को जब ख़त्म कर दिया गया है तो रिकरिंग हो गया है। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, यानी अकरंग, अगेन एंड अगेन, बार बार होना, फिर से होना, ठीक है, अगेन एंड अगेन या फिर टाइम एंड अगेन, इस तरह से भी लिखा जाता है, टाइम एंड अगेन, रिकरिंग टाइम एंड अगेन, ठीक है, अगेन। तो यानी फिर बार बार होना। तो अब ये भी सेकंड सेंटेंस आ गया है, पहले भी हमने सेंटेंस लिखा था, फ्लैश रिजल्टिंग फ्राम क्लाउड बस्ट, यानी अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये एक एडजेक्टिव है, रिकरिंग ऑफ फ्लैश फ्लड्स, इस तरह से कह सकते हैं ना, रिकरिंग ऑफ फ्लैश फ्लड्स, यानी ये जो फ्लैश फ्लड्स बार बार हो रही हैं, रिजल्टिंग फ्राम अ क्लाउड बर्स्ट, यानी जो बादल हैं उनके टूटने की वजह से ये जो है फ्लैश बार बार हो रही है। या फिर रिकरिंग ऑफ थंडर स्टॉर्म, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जो थंडर स्टॉर्म हो रही है उसकी रिकरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि क्लाउड जो है आपस में कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से ये रिकर हो रहे हैं, अगेन और अगेन हो रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, फ्लू इज़ रिकरिंग बिकॉज ऑफ कोल्ड, यानी जो नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम खांसी हो रही है, वो कोल्ड की वजह से बार बार हो रही है, ठीक है। तो रिकरिंग को आप किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जो मैं सिलेक्ट करके ले आया हूँ, तो आप इनको ज़रूर बोलें अपनी डेली सेंटेंस में, ठीक है। और इसके अलावा इस चैनल पे हमने रोज़मर्रा के सेंटेंस भी बनाए हैं जो डेली बोलने के लिए हेल्प करते हैं इंग्लिश को, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना शेयर करेंगे तो काफ़ी दोस्तों तक ये पहुँच ही जाएगा। अगला ये ईडियम है, ठीक है। अब ये जो है एक ईडियम है, ये इसका हिट द ग्राउंड रनिंग। अब हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब क्या होता है, यानी कोई एक्टिविटी जो है आप फिर से पूरे जज्बे के साथ शुरू करें और बिना टाइम को ज़ियान करते हुए, ठीक है। स्टार्ट न्यू एक्टिविटी विथ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी एंड डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, बहुत भरपूर जज्बे के साथ शुरू कर रहे हैं, तो उसको जो है बिना टाइम वेस्ट करके आप जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग। काफ़ी अच्छा आइडियम है और न्यूज़पेपर में भी आता है, और ऑलमोस्ट जो न्यूज़पेपर में वोकेबलरी आती है वो अक्सर जो है बोली भी जाती है और एग्जाम्स में भी काफ़ी आती है, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर मेमोराइज़ करें। अब हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है
कोई नई एक्टिविटी जज्बे के साथ आप शुरू करें। काफ़ी अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो सेंटेंस की मदद समझेंगे। वी वांट आवर स्टूडेंट्स, हम अपने स्टूडेंट्स से चाहते हैं, टू हिट द ग्राउंड रनिंग अराउंड हियर, यानी यहाँ पे फिर से जो है अपनी एक्टिविटी शुरू करें, अपना काम जो है शुरू करें उसी जज्बे के साथ जिस जज्बे के साथ उन्होंने शुरू किया था पहले भी, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन थी, काफ़ी स्पोर्ट्स भी जो थे वो नहीं हो रही थी, क्रिकेट वगैरह, तो अभी आप ऐसा कह सकते हैं, हिट द ग्राउंड, प्लेयर्स आर इन ईगर to hit the ground running, players are in eager or players are showing lot of enthusiasm to hit the ground running, okay, इन क्रिकेट या फिर इन फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स है, यानी वो पुरजोश तरीके से फिर से वो है एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारा अगला वर्ड है पम्प्ड। अब ये जो है पम्प्ड, अब ये एक क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्साइटिंग, एंथुसियास्टिक, यानी जो खुशी में हो, पुरजोश हो, ठीक है, या फिर जिसको ईगर हो, उसको कहते हैं पम्प्ड। अब देखिए, एवरीबॉडी या फिर एवरीवन इज़ पम्प्ड, यानी हर कोई खुश है, टू बी प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट अगेन, यानी बैनुल अक़वामी क्रिकेट को फिर से खेलने में हर कोई खुश है, ठीक है। यानी जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ स्पोर्ट्स जो है कोविड-19 की वजह से तक ऑलमोस्ट एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, तो अभी वो फिर से शुरू हो रही हैं, तो जो प्लेयर्स हैं वो पम्प्ड हैं, ठीक है, यानी वो खुश हैं फिर से क्रिकेट को खेलने में या फिर फुटबॉल को खेलने में। फुटबॉल भी आप कह सकते हैं, क्रिकेट भी कह सकते हैं, जो भी स्पोर्ट्स अभी चल रही है वो कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, या फिर कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो हमारा अगला जो वर्ड है वो फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। ये इसका यानी फिट इन। अब फिट इन का मतलब क्या होता है, एग्री करना, कंप्लाई करना, यानी हम आहंगी हो जिसमें, ठीक है, हम आहंगी हो, ठीक है। दे वर ग्रेट विथ द चिल्ड्रेन एंड फिटेड इन ब्यूटीफुली, यानी वो चिल्ड्रेन के साथ ग्रेट थे, अच्छे थे, और फिटेड इन थे, और उनकी हम आहंगी थी ब्यूटीफुली, यानी अच्छी तरह से उनकी हम आहंगी थी चिल्ड्रेन के साथ उनकी अच्छी हम आहंगी थी, ठीक है। तो दे वर ग्रेट विद द चिल्ड्रेन एंड फिटेड इन ब्यूटीफुली, काफ़ी अच्छे वर्ड्स है। तो मैं चाहूँगा आप इनको याद करें, फ्रेजल वर्ब, और इनको जो है यूज़ करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है वो है डीप रूटेड। डीप रूटेड ये एक एडजेक्टिव है। अब डीप रूटेड यानी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय आर चेंज, यानी जिसको तब्दील करना मुश्किल हो या ख़त्म करना मुश्किल हो। अब डीप रूटेड किस तरह से बनाए, देखिए, एक होती है डीप यानी गहरा, रूट यानी जो रूट गहरे होते हैं उनको वो डिफ़िकल्टी होते हैं। ट्री में जो रूट गहरे होते हैं वो डिफ़िकल्टी होते हैं, ठीक है, उनको अब चेंज तो नहीं किया जा सकता, तो ये वर्ड जो है वहाँ से बना है, ठीक है। तो डीप रूटेड यानी डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय आर चेंज, यानी दिस टीम इज़ डीप रूटेड, ये जो टीम है बहुत डीप रूटेड है फॉर इट्स राइवल, जो उसकी मुखालिफ टीम है, ठीक है। यानी दिस टीम इज़ डीप रूटेड फॉर इट्स राइवल, यानी एक टीम जो है दूसरी टीम के जो उसकी राइवल है, जो उसके मुकाबले में आ रही है, कॉम्पीट कर रही है बी टीम के लिए, वो जो है डिफ़िकल्ट है, डीप रूटेड है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर दें, और जितना आप शेयर करेंगे तो उतना जो है ये उन लोगों के लिए काम आएगा जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कल से फिर एडिटर के ज़रिए अंग्रेज़ी को सीखेंगे, उसमें जो एडवांस स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। कुछ दिन से मैंने ग्रामर के भी वीडियो बनाए थे, तो अगर आप वो भी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, तो चलते हैं, खुदा हाफिज़, अगले वीडियो तक फाइंडिंग आउट। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।